हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको जो चार्ट पैटर्न का लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें समझ आया होगा कि किस तरह से चार्ट पैटर्न काम करते हैं और किस तरह से हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं हम आगे और भी हमारे पैटर्न के साथ, जिसमें से सबसे पहला जो पैटर्न हमारे पास आता है वो है हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। दिखने में हमारे चाय के कप के जैसा है, पर यहाँ पर जो हैंडल है ना, कभी कभी चार्ट में उस हैंडल के अंदर वेरिएशन देखने को आपको मिल सकती है। कभी कभी इस कप एंड हैंडल पैटर्न में जो वेरिएशन है आपको एक पैरेलल चैनल की फॉर्म में मिलेगी, और कभी कभी ये वेरिएशन आपको हमारे कप वाले हैंडल के फॉर्म में मिलेगी। तो ये होता है हमारा कप एंड हैंडल वाला पैटर्न। ये आपके ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकते हैं और ट्रेंड रिवर्सल भी, इट डिपेंड कि ये बन कहाँ पर रहा है। पर यहाँ पर अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो एक्चुअली क्या होता है कि देखो, यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न में आपका प्राइस जो है वो धीरे 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 नीचे आता है, और उसके बाद एक लेवल पर यहाँ पर प्राइस की कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है। ये जो कंसोलिडेशन जैसा रेंज है, इसको हम एक्यूमुलेशन रेंज बोलते हैं। एक्यूमुलेशन रेंज क्या होती है? एक ऐसी रेंज जहाँ पे मार्केट में जो बड़े पार्टिसिपेंट हैं वो धीरे 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 अपनी पोजीशन बनाते हैं। उसके बाद फिर प्राइस अपना रिवर्सल लेता है। रिवर्सल के बाद वो फिर से रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट के बाद वापस से उसी लेवल पर आकर एक ब्रेकआउट देता है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर मैं यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न वो बन जाता है मार्केट में, ठीक है, पर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है। अगर ये रिक्वायरमेंट मीट करती हैं तभी हमारा पैटर्न उतना सिग्निफिकेंटली हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर मैं इसमें कप वाले पार्ट की बात करूँ तो जो कप वाला पार्ट है ये आपका राउंडेड शेप में होना चाहिए, राउंडिंग बॉटम की शेप में, ना कि एक वी शेप में। अगर ये वी शेप जैसा है तो आप देखना उसके आसपास हो सकता है कोई हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर बन रहा हो, पर यहाँ पे जब हम कप एंड हैंडल पैटर्न की बात करेंगे तो वहां पर जो कप है वो राउंडेड शेप में होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब प्राइस नीचे आता है उसके बाद कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करता है। अगर ये कंसोलिडेशन की जो रेंज है वो आपकी 5-6 वीक से ज्यादा हो, ये उतना ही अच्छा रहता है। मतलब एक तरह से ये माना जाता है कि ये जो कंसोलिडेशन रेंज है ये आपका इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेडी कर रही है। अगर मैं आपके इस कप की डेप्थ की बात करूं तो यहाँ पे डेप्थ जो है वो 15 to 35% होना चाहिए। अगर ये उससे ज़्यादा है तो कप एंड हैंडल पैटर्न हमारा इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि इतने मेजर डाउनफॉल के बाद कंसोलिडेशन में प्राइस ने अप मूव दिया, वो पता नहीं चल रहा है चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यहाँ पे टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो बेस वाला एरिया है, जो आपके कप का बॉटम वाला पार्ट होता है, वहां पर कंसोलिडेशन रेंज में आपकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट होती है। यानी जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर अपनी बाइंग बनाते हैं, तो उनको एक बाइंग के लिए सेलर भी चाहिए, तो इधर ट्रैपिंग भी सबसे ज़्यादा चलती है। तो जो आप देखोगे हमेशा चार्ट में, जो कप है उसका बॉटम वाला पार्ट वो ट्रैपिंग जोन भी रहता है। उसमें 1 या 2 दिन आपको अप मूव मिलेगा, फिर 1-2 दिन आपको डाउन मूव मिलेगा, और यहीं पर बहुत सारे ट्रेडर ट्रैप भी हो जाते हैं। अगर मैं हैंडल वाले पार्ट की बात करूँ तो हैंडल वाला पार्ट जो है वो एक पुल बैक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शो करता है कि किस तरह से प्राइस फॉल के बाद एक्यूमुलेट हुआ और वहां से ट्रेंड आया, उसके बाद वहां से एक पुल बैक। पर इस पुल बैक की जो रेंज है वो 5 to 15% होनी चाहिए। अगर ये पुल बैक इससे ज्यादा का है तो फिर वो पुल बैक नहीं है, वो एक डाउन ट्रेंड ही है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हैंडल की जो रेंज है आपकी बॉटम की वो 5 to 15% हो। प्लस जो मेजर कंडीशन यहाँ पर रहती है कि जब ये आपका हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है और जब ये डाउन ट्रेंड में है, उस टाइम पे जो वॉल्यूम है वो काफी लो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी वॉल्यूम वहां पर इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम हमें क्या शो करती है कि एट दैट टाइम उस स्टॉक या इंडेक्स में कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाया। तो अगर सेलिंग के टाइम वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब वहां पर एक सेलिंग प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल ड्राई अप हो जानी चाहिए वहां पर, और उसके बाद जो प्राइस एक्शन है वो बड़ी ही टाइट नैरो रेंज में आपका बनना चाहिए। उसके बाद फिर आता है ब्रेकआउट लेवल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रेकआउट वाले पार्ट की, तो मैंने आपको नेकलाइन बताया था, जो टॉप वाले टच पॉइंट हैं इनको ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनती है इसको हम नेकलाइन बोलते हैं। जितना अच्छा कोई भी कैंडल इस नेकलाइन के ऊपर और लार्ज वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देती है, उस पैटर्न का सिग्निफिकेंस उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो ब्रेक है वो रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। प्लस उस टाइम पर आपका जो मार्केट है वो भी फेवरेबल कंडीशन में होना चाहिए। जैसे सपोज करो आप आईटीसी का चार्ट देखते हैं, आईटीसी में आपने देखा कि कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ, पर आपको ये पता है कि आईटीसी जो है एफएमसीजी का पार्ट है, एफएमसीजी सेक्टर का, और एफएमसीजी सेक्टर उस टाइम अपने रेजिस्टेंस पर है। तो हो सकता है कि आपका ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर है वो फेल भी हो जाए। तो आपको यहाँ पर कन्विक्शन भी देखनी है कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल कैसा है, वॉल्यूम भी देखनी है। अगर आपकी वॉल्यूम नहीं है और अगर आपके मार्केट के सेंटीमेंट फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे सेटअप के फेल होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये हमारे पास ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया का डेली चार्ट है। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ डाउन ट्रेंड के बाद एक हैंडल फॉर्मेशन हुई, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुई, अच्छा खासा यहाँ ब्रेकआउट भी मिला, और ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि अभी रिसेंट का ये हमारा चार्ट है और यहाँ पर मार्केट के जो सेंटीमेंट थे वो फेवरेबल नहीं थे। तो देखो यहाँ पर ब्रेकआउट देकर के भी आपका जो पैटर्न है उसने
बहुत अच्छा खासा टारगेट नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका कब का फॉर्मेशन है, कब के फॉर्मेशन की रेंज है, ये आपके हैंडल के फॉर्मेशन की रेंज है। अच्छा देखो, यहाँ पर एक कंडीशन तो यही मीट नहीं हुई कि जो हैंडल का साइज है वो 15% से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन यहाँ पर मीट नहीं हो रही, तो इसके चलने के चांसेस उतने ही कम हो गए। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे एंट्री, एसएल और टारगेट की बात करें, तो टारगेट हमेशा जितने भी चार्ट पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं और जब हम आगे की क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, उसमें आपको टॉप या बॉटम से नेकलाइन के बीच का डिस्टेंस लेना है। ये जो डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ही टारगेट हम आगे के लिए एक्सपेक्ट करेंगे हमारा। तो यहाँ पर आप एक एरो कीजिए ड्रॉ, उसका क्लोन आप सेम वहाँ पर ले लीजिए, उतना ही टारगेट आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर देखिए, नेकलाइन के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद इसने टारगेट दिया। टारगेट पे आपको ले लेनी है एग्जिट। अगर आप टारगेट पर जबरदस्ती होल्ड करते हो और मार्केट सेंटीमेंट वहां से चेंज हो सकते हैं, तो फिर वो जो पैटर्न है वो ज्यादा लंबा होल्ड भी नहीं करता है। एसएल के यहाँ पर सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो जो बहुत एग्रेसिवली आप ब्रेकआउट पे एंट्री बना रहे हो, तो आप हैंडल के बॉटम वाले पार्ट पर अपना एसएल रखिए। पर अगर आप रिटेस्ट का वेट करते हो और रिटेस्ट के बाद आप एंट्री बना रहे हो, तो जिस कैंडल ने रिटेस्ट के बाद रिवर्सल शो किया है, आप उस कैंडल के लो को अपना एसएल रख करके एंट्री बना करके वहां से अपनी ट्रेड को कैरी ऑन कर सकते हो। जो एसएल है, देखिए, जो स्टॉप लॉस होता है वो इक्विटी वालों के लिए या एफएनओ में काम करने वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट मीट करता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, आपने कुछ मंथ के लिए होल्ड किया है, सपोज करो आपने 3 मंथ के लिए किसी ट्रेड को होल्ड किया, अगर आपको 3 महीने में उस ट्रेड का टारगेट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उस ट्रेड में उतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो ट्रेड चल सके, तो आप या तो यहाँ पर हमेशा कम प्रॉफिट में एग्जिट करो, अगर आपकी बाइंग रेंज के आसपास हो रहा है तो आप एग्जिट कर लो, या फिर आप छोटा स्टॉप लॉस लेके वहां से निकल सकते हो। अगर आप एफएनओ ट्रेडर है तो एफएनओ में आप कब के हैंडल के नीचे अगर स्टॉप लॉस रखने जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस वहां से बड़ा हो जाता है। तो इसलिए एफएनओ के केस में आपको एग्रेसिव एंट्री से बचना है, आपको रिटेस्ट का वेट करना है और रिटेस्ट के बाद जैसे ही रिवर्सल होता है वहां पे आपको एंट्री बनानी है। उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफी छोटा हो जाता है। अब इसके रेड फ्लैग की बात करूं तो ये सेटअप आपका लो प्रोबेबिलिटी सेटअप कब बन जाएगा, जब आपका हैंडल जो है वो टू डीप हो जाए, जैसा कि इस केस में हुआ था। यहाँ पे हैंडल ऑलरेडी हमारा काफी डीप था, इसलिए ये जो पैटर्न है यहाँ पे मूव आपका बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाया। अगर कैंडल जो है वाइल्ड या वोलेटाइल कैंडल बन जाए, उस केस में वाइल्ड और वोलेटाइल कैंडल हम किसको बोलते हैं, जब प्राइस इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल बना करके मूवमेंट देता है, इसको हम बोलते हैं प्राइस का एग्रेशन या फिर वाइल्ड मूव। अगर प्राइस छोटी छोटी कैंडल बना करके मूव देता है तो ऐसा माना जाता है कि वो मूव मार्केट में सस्टेन भी करता है। फिर है जब पुल बैक हो रहा है, जैसे ये हैंडल वाला पार्ट है आपका, यहाँ पर ये जो पुल बैक था आपका, अगर यहाँ पर वॉल्यूम हैवी है तब आपका ये पैटर्न ज्यादा अच्छा मूव नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद अगर ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट वीक है तो भी ये पैटर्न आपका काम नहीं करेगा, या बहुत लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बना है तो हो सकता है वहां पे एक्यूमुलेशन ना हो और वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाए। ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये मार्केट के फेज होते हैं जो हम आगे किसी लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एक्यूमुलेशन जहां पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है उस एरिया को बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होता है उस एरिया को बोलते हैं। जो कप एंड हैंडल पैटर्न है हमारा, उसी का एक दूसरा वर्जन है जिसको हम इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका उल्टा कप है। जैसे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस कैम्प्स का हमारे पास चार्ट है, इसमें देखिए किस तरह से आपका एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ मार्केट में, फिर वापस से उठा, फिर कंसोलिडेशन और उसके बाद डाउन साइड में किस तरह से इसने मूव दिया है। नेकलाइन हमारा वही पॉइंट रहेगा कि ये जो आपके टॉप वाले जो टच पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम नेकलाइन बोलते हैं। स्टॉप लॉस आपका इक्विटी और डेरिवेटिव के हिसाब से वो देखना है आपको कि आप क्या स्टॉप लॉस रखेंगे। और एंट्री आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग कोई कैंडल दे देती है आप तब एंट्री बना सकते हो, या फिर आप एक रीटेस्ट का वेट करें और उस रीटेस्ट के बाद जो कैंडल आपको वापस इसी लेवल पे कंफर्मेशन दे दे, आप वहां पर एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही अपना सेटअप बनाना है। फिर आता है ट्रायंगल पैटर्न की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और मोस्ट ऑफ ट्रेडर मैंने देखा है कि इस पैटर्न पे सबसे ज्यादा काम करते हैं। ट्रायंगल पैटर्न में आपकी 3 तरह के ट्रायंगल पैटर्न हम पढ़ेंगे, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। जो असेंडिंग है वो बुलिश बायस रहती है, जो डिसेंडिंग है वो बेरिश बायस रहती है, और जो सिमेट्रिकल है उसमें आइदर साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। ये देखना पड़ेगा आपको कि किस साइड आपका ब्रेकआउट हो रहा है। और इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इस ट्रायंगल पैटर्न में जितना अच्छा कंसोलिडेशन होता है उसके बाद बहुत अच्छा मूव भी आपको एक्सप्लोजन के साथ देखने को मिलता है।
जैसे आपको देखो यहाँ पर एक ये असेंडिंग ट्रायंगल का स्ट्रक्चर है। असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल में एक्चुअली एक फ़र्क होता है। असेंडिंग में आपका जो रेजिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है और जो सपोर्ट है वो एक राइजिंग लाइन की फॉर्म में होता है। तब देखिए हर बार आपका हाई तो सेम है, पर जो लो है वो पिछले हाई के ऊपर बना है। इस तरह का जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। उसी तरह अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करूँ तो डिसेंडिंग में आपका सपोर्ट लेवल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में रहता है और जो आपका रेजिस्टेंस है वो एक डाउन ट्रेंड लाइन की फॉर्म में होता है। यानी कि हर बार जो आपका हाई बन रहा है पिछले हाई से काफ़ी कम और जो लो बन रहा है वो लो आपका हमेशा सेम रहेगा। इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। देखो इस एरिया में ये जो पार्ट है इसको हम कंसोलिडेशन एरिया बोलते हैं और ये कंसोलिडेशन जितना ज़्यादा रहता है उतना ही अच्छा मार्केट में मूव आता है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, एफएनओ की ट्रेड, आप 15 मिनट पे 5 मिनट पे इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जब भी इस तरह की कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले, आप इस तरह से ट्रेंड लाइन को और सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए। जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिले कंफर्मेशन के साथ, आप वहां पर एक एंट्री बना सकते हैं। तो काफ़ी कॉमनली ये आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है पैटर्न। अब आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है, आपका हाई भी आपके प्रीवियस हाई से नीचे रहेगा और जो लो है आपका वो प्रीवियस लो के ऊपर रहेगा। यानी कि जो हाई है वो आपके लोअर हाई बनाते रहेंगे और जो आपके लो हैं वो आपके हायर लो बनाते रहेंगे और इस तरह से आकर के दो ट्रेंड लाइन एक पॉइंट पर मीट हो जाती हैं। इस तरह के पैटर्न को हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। तो ये एक अपर ट्रेंड लाइन है वो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप दिखा रही है और जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में स्लोप दिखाती है। और जहां पर ये आकर के एक पॉइंट पर मीट करे, देखो दोनों लाइन एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज मतलब जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं, तो वहां पर प्राइस कॉम्प्रेस होता है, वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो जाती है और फिर वहां से आपको आइदर साइड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है, पर इसकी एक ड्रॉबैक है। जब आप लाइव मार्केट में इस पैटर्न पर काम करेंगे, आप देखोगे कि इस पैटर्न के रिजल्ट बहुत ही शानदार होते हैं, पर इस पैटर्न का एक ही ड्रॉबैक होता है कि बहुत बार यहाँ पर आपको फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर कैंडल ने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दिखा दी और उसके बाद वो हाई लेवल आपका सस्टेन नहीं कर पाया अप मूव और वहां से डाउन आ जाता है, या कई बार डाउन साइड का मूव दिखा करके और फिर एक अपसाइड का टर्न ले लेता है। तो उसमें आपको उस ट्रैपिंग में बचना है, उसका ध्यान रखना है कि आप इस तरह की ट्रैपिंग में ना फंसो। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप चार्ट पैटर्न पे काम करो, आप एग्रेसिव बाइंग नहीं करोगे कैंडल के बाहर जाने पर पैटर्न से। आपको वहां पे कंफर्मेशन एंट्री का वेट करना है कि आपको ब्रेकआउट के बाद उस लेवल पर वापस कैंडल के आने का वेट करो और फिर देखो कि क्या वहां पर वो लेवल सस्टेन कर पा रहा है, तो ही आप वहां पर एंट्री बनाइए। जैसे एनटीपीसी लिमिटेड का चार्ट है देखिए, और ये चार्ट आपका डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से आपका हाई हर बार लो बनता जा रहा है और जो लो है वो हर बार हाई लेवल पे बन रहा है और एक आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे इस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद नेक्स्ट डे भी इसी रेंज के आसपास रहा और उसके बाद इसने बहुत अच्छा अपमूव दिया है। ट्रायंगल पैटर्न में जो आपका टारगेट रहेगा वो आपका ये जो वाइडेस्ट गैप रहता है इस ट्रायंगल का, आप उसी वाइडेस्ट एरिया पे एरो मार्क करके उसी एरो के क्लोन से आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी कैंडल थी जिसने कंफर्मेशन दी थी ट्रायंगल पैटर्न से बाहर अप मूव की। उसके बाद यहाँ रिटेस्ट नहीं किया, पर सेम डे जो है आपका वहीं की वहीं उसी रेंज में प्राइस रहा। आपने इसका हाई लो मार्क कर लिया, इसके हाई के ऊपर जैसे ही कैंडल कोशिश करती है जाने की, आप एंट्री बना लोगे और इसके लो के पास आप एसएल रख लोगे। या बहुत बार जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो इस स्टॉप लॉस को जो एक प्रीवियस स्विंग है उसके लो के पास रखते हैं। ये आपका अगला जो पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसको मैंने अभी एक ब्रीफ डिस्कशन आपको दे दिया था, उसका स्ट्रक्चर है जिसमें रेजिस्टेंस आपका फ्लैट रहता है हॉरिजॉन्टल टॉप लाइन की फॉर्म में और जो लो है वो आपके हर बार हायर लेवल पर बनते हैं। जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो अपवर्ड पैटर्न में रहती है। यहाँ पे क्या होता है कि बायर प्रेशर बिल्ड करते रहते हैं, हर टिप पे बायर स्ट्रॉन्ग रहते हैं आपके, इसलिए यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल हमें मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से, देखो अपवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है और हर बार हाई आपके ऊपर की तरफ बन रहे हैं और उसके बाद आपको एक ब्रेकआउट दिखने को मिला अपवर्ड मूव के साथ। फिर आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपका सपोर्ट लेवल फ्लैट रहता है और जो हाई है आपके वो लोअर हाई बनाते हैं हर बार, और जो ट्रेंड लाइन है आपकी अपर ट्रेंड लाइन वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहती है। जो एक सेलर, अब आपको क्या पॉइंट इसमें याद रखने हैं कि जो ट्रायंगल है वो वैलिड तब होते हैं जब कम से कम 2 टच पॉइंट हर ट्रेंड लाइन पर आपके पास हो। अभी टच पॉइंट से क्या मतलब है, चाहे आप यहाँ पे सपोर्ट वाली लाइन ड्रॉ करो या आप रेजिस्टेंस वाली लाइन ड्रॉ करो, 2 टच पॉइंट मिनिमम आपको चाहिए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। और अगर ये टच पॉइंट 2 से जितने ज़्यादा अच्छे होते हैं उतना ही हम बोलते हैं कि यहाँ से कंसोलिडेशन रेंज बढ़ती जा रही है और ब्रेकआउट बहुत अच्छा सस्टेन करेगा। जैसे यहाँ ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस में हमारे 3 टच पॉइंट आ रहे हैं और नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट में भी 3 टच पॉइंट आ रहे हैं।
तो ये देखना है आपको कि मिनिमम 2 टच पॉइंट आपके होने चाहिए एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन में। दूसरा, वॉल्यूम कंट्रैक्शन होना चाहिए, वो ट्रायंगल के अंदर ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप ये देखिए कि जितनी देर में यहाँ पर ये आपका ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, आप यहाँ पे नीचे वॉल्यूम देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी वहाँ पर इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और हाई वॉल्यूम नहीं होती है। हाई वॉल्यूम कब अपीयर होनी शुरू होती है? जैसे ही उस पैटर्न के अंदर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि वॉल्यूम आपको ध्यान देना है किस तरह से वर्क कर रही है, और जो मेन कंडीशन है कि ब्रेकआउट जब आया उस टाइम पर वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ वॉल्यूम कितनी लो थी हमारी, एकदम ड्राइड अप हो गई थी, पर जब यहाँ हमारा ब्रेकआउट आता है तो उसके साथ ही हमारी वॉल्यूम भी बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रख के आप अपने सेटअप की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। अब ये देखो, ये हमारे पास पीआई इंडस्ट्री का चार्ट है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 3 टच पॉइंट के साथ एक सपोर्ट बना हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनी हमारी, और किस तरह से इसने यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ। अब देखो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम इस पैटर्न के अंदर एकदम ड्राइड अप हो चुका है, और उसके बाद जब ब्रेकआउट आया वहां पे आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना भी स्टार्ट हो गया। पर वो एक ही कैंडल में हुआ आपका एक ही दिन, उसके बाद वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गई और ये पैटर्न आपका सस्टेन नहीं कर पाया, और वहां से इसने वापस से रिवर्सल ले लिया। तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कि पैटर्न जो है आपके बनते तो हैं, पर इसमें अगर आपने हर पॉइंट को इग्नोर करना शुरू कर दिया तो आपके सेटअप के फेलियर के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो देखो, ये हमारा टारगेट होना चाहिए था, इतना टारगेट इसने हमें यहाँ पर दिया नहीं और वहां से एक रिवर्सल भी दे दिया। और देखो रिवर्सल के बाद इसने ट्रैप किया बहुत अच्छे से, यानी कि देखो प्राइस नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जा रहा है, और देखो इस रेजिस्टेंस के ऊपर तो, इस वाले लेवल के ऊपर तो क्लोजिंग भी दी, और वहीं से ट्रैप करके प्राइस वापस आपका नीचे आ गया। तो इन इन ट्रैप से बचने के लिए बहुत केयरफुली हमें अपनी ट्रेड को प्लान करना पड़ता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस की इस सीरीज में। थैंक यू।